नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। आज हम बात करेंगे डिजिटल समावेश की। इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC 2020 की शुरुआत मंगलवार को की गई और इसके शुरुआती दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कुछ खास बातों की तरफ इशारा किया। कुछ खास बातें उन्होंने जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसको, उसके इस्तेमाल को, उसकी उपयोगिता को लेकर और किस तरह से इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, किस तरह से और सुगम बनाने की कोशिश की गई है डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, उसकी बात की और भविष्य में किस तरह से उसका और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, डिजिटल समावेश की बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो और जो सरकार है, दोनों एक साथ मिलकर ये जो डिजिटल समावेश है इसको हासिल करने में, आम लोगों तक पहुंचाने में इसके फायदों को किस तरह से काम कर रही है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं इस वक्त सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SP कोचर। हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी भी मौजूद हैं जो कि साइबर टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। और भारत सरकार की तरफ से हमारे पास दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के उप महानिदेशक श्री RK पाठक भी मौजूद हैं। आप सब लोगों का राज्यसभा टीवी में स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा जनरल कोचर सबसे पहले, क्योंकि ये जो 3 दिन का जो मोबाइल कांग्रेस जिसे कहा जाता है उसकी जो शुरुआत हुई है, उसकी एक थीम जिसे देखा जाए वो, और कौन से वो पहलू हैं जिन पर खास तवज्जो या खास ध्यान दिया जा रहा है इन 3 दिनों में? जी धन्यवाद विशाल। इस कांग्रेस का थीम है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। और ये मैं बताना चाहूंगा ये कि पहली बार हो रहा है कि ऑनलाइन कांग्रेस हो रही है। चौथी कांग्रेस है हमारी, लेकिन इस साल ये ऑनलाइन हो रही है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोविड ने जिस सिचुएशन में हमको डाला, जिसमें कि सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी कांग्रेस ऑनलाइन की जा रही है और फिजिकल से बेहतर की जा रही है। और मेरे को ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पहली बार माननीय प्रधानमंत्री आए और उन्होंने लोगों को संबोधित किया इस कांग्रेस में, और उन्होंने टेलीकॉम की अहमियत बताई। आपने मेरे से पूछा कि किस मुद्दों पे इस पे फोकस किया जा रहा है, तो मुद्दे हमारे थीम में दिए हैं स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। और इसी के ऊपर प्रधानमंत्री ने अपना व्यक्तित्व बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड के दिनों में एक टेलीकॉम ही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके कारण लोग आपस में जुड़े रहे, जिसके कारण इकोनॉमी चलती रही। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है, कॉमन आदमी को फायदा होने वाला है। और उन्होंने 1-2 मुद्दे ऐसे भी चर्चा में लाए जिससे कि ये टेक्नोलॉजी मिसयूज ना हो, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आए वो मिसयूज भी हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि इसको सिक्योर रखना बहुत अत्यंत जरूरी है। और एक जाते हुए उन्होंने एक मुद्दा बताया कि एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसका क्या किया जाए, क्योंकि हमारे देश में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए हैं, इतने ज्यादा मोबाइल हो गए हैं, वो हर दूसरे साल या हर साल उसको चेंज किया जाता है, तो वो वेस्ट कहाँ जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स के बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार हम बहुत खुश हैं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म निकल कर आया है। और इस साल जो हमने ऑनलाइन इसको चलाया, वो प्रारंभ के जो हमें बिंदु मिल रहे हैं उससे ये बहुत सक्सेसफुल प्रयास रहा। जी जी बिल्कुल। कई पहलू इसके आपने गिनाए और उन सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं सुबिमल जी को लाना चाहता हूं। सुबिमल जी, पिछले लगभग 8 महीने में हमने कई बार इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर चर्चा की। अलग अलग कार्यक्रमों में आप मेरे साथ मौजूद थे कि किस तरह से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ये जो महामारी है, कोरोना महामारी, इस काल के दौरान किया जा रहा है, ना केवल उससे लड़ने के लिए बल्कि लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए, और अब उसका इलाज
निकालने के लिए भी किस तरह से अलग अलग जो टूल हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के उनका इस्तेमाल हुआ है। तो जो प्रधानमंत्री आज कह रहे थे खासतौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है आम जनमानस पर, उसकी अगर बात करें तो पिछले 6 से 8 महीने में ये प्रभाव कुछ ज्यादा देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल विशाल जी, पिछले कुछ ही महीनों विशेषकर ये पेंडेमिक के समय हमने देखे कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग अपने बीच संपर्क रखे, लोग अपने कामकाज चलाए, लोग कैसे बिजनेस किए और बच्चों जैसे अपने स्कूल किए, सब कुछ। लेकिन अगर आप देखते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया आज भी या पहले भी 15 अगस्त पे अपने भाषण में कि हम 6 लाख अपने जो गांव है सब में अगले 1000 दिन में हम डिजिटल टेक्नोलॉजी से रीच करते जा रहे हैं। तो ये जो मामला है, ये जो सीरियसनेस है इस सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया के माध्यम से पिछले 2 साल से हम देखते जा रहे हैं, इस मात्रा में एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सेलुलर कनेक्टिविटी या लास्ट माइल तक रीच करने के जो प्रयास है, इसके ऊपर एप्लीकेशंस कराना है। जैसे जनरल कोचर साहब ने जिक्र किया था, हमने आज ये मोबाइल कांग्रेस में एक सस्टेनेबल शब्द भी जोड़ा गया इनके मोटो में। तो ये जो सस्टेनेबल शब्द ये बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी बात बताया कि आज हमारे एक आदत बन चुकी है कि हम हैंडसेट्स या मोबाइल सेट्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ या फीचर्स के साथ हम बदलते रहते हैं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आते जा रहे हैं। लेकिन आपके प्रश्न में वापस आते वक्त मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने देखे कि इस कुछ पेंडेमिक की इस महीनों में कि कैसे लोगों का जीवन में टेक्नोलॉजी और विशेषकर सेलुलर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपर्क रहे और यह संपर्क बढ़ाया गया। और मुझे लगता है इससे और कहीं पीछे हटना नहीं है। जैसे हमने पहले भी बात किया है कि कितने सारे नए एप्लीकेशंस आ चुके हैं, कितने सारे उपाय आए हैं कि लोग गांव या शहर हर जगह में जोड़ गए। और अगर जैसे कि अगर आपने देखे कि हमारे जो टेली डेंसिटी भी है आज के डेट में 85% तक पहुंच गया और सेलुलर टेक्नोलॉजी का भी इस देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा, क्योंकि जब सेलुलर टेक्नोलॉजी ने आपकी फिक्स टेलीफोन लाइन को क्रॉस किया और इसके बाद सेलुलर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरीका से आपकी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या वायरलेस कनेक्टिविटी जो जिससे आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी लोगों के बीच में पहुंचे हैं, इससे बहुत प्रभाव पड़ा। तो ये सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से भी काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका इतने सालों में रहे। और मुझे लगता है कि आगे एक तो डिजिटल इंडिया की कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलेगा, लेकिन साथ में जो इंडस्ट्रीज भी जोड़ रहे हैं, देश की एमएसएमईज या बाहर से भी जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इस सेक्टर में, हमें लग रहा है कि आगे भी बहुत सारे डायनेमिज्म है और ये कुछ महीनों एक मार्ग और निश्चित ये कर दिया है। जी जी बिल्कुल। और आपने बात की वो कोलैबोरेशन की सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच और उस तालमेल की, तो उन नीतियों के बारे में और क्या इस वक्त स्थिति है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आर के पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है वो इस सेक्टर के लिए जो भी सरकारी नीतियां हैं उनको बनाने में, उनका क्रियान्वयन करने में टेलीकॉम सेक्टर के थ्रू इसे ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री के थ्रू दूरसंचार मंत्रालय जो है उसके थ्रू ये सब होता है। तो दो सवाल के दो हिस्से हैं आपके लिए। पहला ये कि किस तरह से दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त जो स्थिति है, अगर हम डिजिटल समावेश की बात करें और जो प्राइवेट इंडस्ट्री का रोल है उसमें उसकी बात करें, और अगर नीतियों की तरफ देखें तो क्या वो नीतियां हैं जो सरकार की तरफ से हाल ही में आई हैं या जिन पर चर्चा चल रही है और आगे भविष्य में देखने को मिल सकती हैं? एक उसमें से PLI आप जरूर जिक्र करना चाहेंगे, जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिसकी बात करते हैं। धन्यवाद विशाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आप देखेंगे कि ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस COI बेसिकली देखा है तो कि यूजर ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिप्रेजेंट करती है उनको जो कि हमारा बना हुआ सामान खरीदते हैं, और जो एग्जीबिटर्स हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपना जो है कैसे देसी सामान इनको बेच सकें। तो ये एक प्रयास है सरकार का कि हम लोग COI के साथ मिल करके या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिल करके ये जो है इवेंट जो कर रहे हैं, इसमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं कि वो अपना सामान इनको अपना दिखा सकें
तो जैसा आप करें डिजिटल समावेश, तो देखा जाए तो ये इसमें इस इवेंट में हम लोग एक कोशिश होगी कि कैसे कैसे ज़्यादा हम अपने भारतीय उत्पाद को इनको दिखा सकें। और भारत में जब हम बात करते हैं तो भारत में तमाम कंपनियां हैं जो कि आई हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। न केवल वो भारत के लिए काम करती हैं, बस विदेश के लिए भी काम करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे देखिए कि आपने जिक्र किया पीएलआई स्कीम की। पीएलआई स्कीम सरकार जो है 10 सेक्टरों के लिए अभी लाई है और उनके लिए ऑलरेडी कैबिनेट ने जो डिसीजन दे रखा है, उसमें से एक टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट भी है, जिसके लिए हम लोगों को 12,195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हम लोग भी ऐसी कंपनियों को आकर्षित कर सकें देश में, जिससे कि वो न केवल देश के लिए बल्कि विदेश के लिए बनाएं। और उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारी जो कि एसएमई सेक्टर है उनका भी ध्यान रखा जाए, वो भी यहाँ पे दे बिकम लोकल एज वेल एज ग्लोबल आल्सो। तो ऐसा नहीं कि केवल हम जो है विदेश की कंपनियों को ही बुलाएंगे, बस दोनों का समावेश रखने की, तालमेल बैठाने की कोशिश की जाएगी। जी जी। और जैसा आपने कहा कि आपने सुना होगा कि एक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है, उसमें वो सभी चीज़ें वर्णित हैं और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है। तो नेशनल ब्रॉडबैंड जब मिशन अगर बात करें तो उसको हम अगर एक आसान शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम लोग मोबाइल कनेक्टिविटी से, जो कि पहले हमारी केवल दूरभाष की बात हो रही थी कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, अब हम ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग लोगों को डाटा देने की बात कर रहे हैं और गांव में जाने की बात कर रहे हैं कि जहां जहां हम लोग नहीं भी पहुंच रहे थे वहां कैसे हम अपनी चीज़ों को ले जा सकें। इसके लिए हम लोग जो है राज्य सरकारों से मिल करके और उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इसमें राज्य सरकार का भी रोल है। जहाँ हमारे सर्विस प्रोवाइडर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, राज्य सरकारें आती हैं जो कि राइट ऑफ वे है और तमाम ऐसी चीज़ें करनी होगी हमको अगर हम दूर संचार को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग वो समग्र चीज़ों को ध्यान रख करके भारत नेट के थ्रू गाँव में जा रहे हैं, उसके आगे बढ़ करके पूरे के पूरे 6 लाख गाँव में जाएंगे, पंचायत से आगे जब बढ़ेंगे तो। और ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि घरों घरों में जा करके और भी उनको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देने की कोशिश करें। तो ये प्रयास सरकार का है पॉलिसी के द्वारा भी और एक्चुअल एक्शन के द्वारा भी। एक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप देखेंगे तो अभी ये करीब 150 के आसपास कंपनियां हैं, इसमें से 70 कंपनियां डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, टेलीकॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उनके थ्रू लगवाई हैं। और यहाँ पे 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 5G हैकाथॉन के प्रोडक्ट को शोकेस कर रही हैं जी। तो 5G हैकाथॉन का मतलब हुआ कि सरकार ने, दूरसंचार विभाग ने एक ऐसा 5G हैकाथॉन किया था फरवरी में, जिसमें कि मैं आपको बताने मुझे हर्ष हो रहा है कि 1024 एप्लीकेशंस आई थी। इसमें कि 700 से ज़्यादा बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, एसएमईज थे 200 से ज़्यादा। इन सबों को हम लोगों ने जब किया तो हम लोग करीब 100 ऐसी पोटेंशियल 5G एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम लोग कार्य आगे कर रहे हैं। और उनमें से 30 जो कि स्टार्टअप एसएमई सामने आए हैं वो इवन इसमें शोकेस किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे देश में इनोवेशन की, न कि केवल देश में बेचने की बल्कि विदेश जाने की। जी बिल्कुल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं अगर इस सेक्टर की बात करें, और ये सब प्रयास जो आपने गिनाए वो सराहनीय भी हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण छोटा सा सवाल पाठक साहब आपसे, इससे पहले कि मैं वापस जनरल कोचर के पास जाऊं, और वो ये कि आज प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में जिसका जिक्र किया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो चैलेंज है, वो जो चुनौती है, उससे निपटने के लिए किस तरह की नीति है या उस पर विचार और किया जा रहा है, वो कैसे किया जाएगा? नहीं, देखिए अभी आज के समय में हम लोगों के पास एज सच इस विभाग के पास ये नीति का मतलब नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री ने कि इसके लिए टास्क फोर्स गठन किया जाएगा। तो हम लोग उस पर जरूर हम लोग आभारी हैं प्रधानमंत्री को दिशा दिखाने के लिए, और उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। अदरवाइज ये इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री का काम है और उसकी तहत जो भी आज के समय में बनाए गए हैं दिशा निर्देश इन्वायरमेंट के लिए, वेस्ट के लिए, उसका पालन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। जी जी, तो आपके नजरिए से किस तरह से उसको टैकल किया जा सकता है, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का भी नजरिया उसमें काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसकी बात प्रधानमंत्री ने की है और ये एक बड़ी चुनौती है जिसको इस डिजिटल समावेश के साथ और इस सेक्टर का जो डेवलपमेंट है उसमें जिस तरह से प्रगति होगी, जिस स्पीड से होगी, उसी स्पीड से ये जो चुनौती है ये भी बढ़ती चली जाएगी।
नहीं, जरूर हम लोग अभी तो आज तो ध्यान में रखे हुए हैं और इस पे कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि सबको साथ लेकर काम करना होगा। अकेले हम लोग नहीं कर सकते, हमारे साथ इंडस्ट्री भी आएगी और भी गवर्नमेंट आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे कि हम लोग इसकी दिशा में क्या क्या कार्य कर सकते हैं जो कि पूरे देश के लिए जो है लाभान्वित हो। जी जी, जनरल कोचर आपके पास आना चाहूंगा। दो सवाल, पहला ये कि इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, उन कंपनियों के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके नज़रिए से देखें, तो जो अब बातें पाठक साहब ने कही या जो सरकार की नीतियां बनी हैं अभी तक और हाल फिलहाल में भी जिस तरह का इंसेंटिव देने की कोशिश की गई है टेलीकॉम सेक्टर को, उसका कितना फायदा मिल पा रहा है कंपनियों को और आगे बढ़ने के लिए, और वो जो डिजिटल समावेश का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए और किस तरह की मदद की जरूरत या किस तरह की नीतियों में बदलाव की जरूरत इंडस्ट्री चाहती है? तो विशाल जी, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ती है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट की नीतियां और इंडस्ट्री की देखभाल अलग से हो। गवर्नमेंट की नीति और इंडस्ट्री का सुझाव इकट्ठा चलना है और इसको ये हमेशा चलता है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें अमेंडमेंट्स होती रहती है। तो उसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। जहां तक आपने बोला कि डिजिटल किस प्रकार पहुंचा पाएंगे हम सिटीजन्स को, तो ये बहुत अहम सवाल है। पाठक जी ने बिल्कुल सही बोला कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट व्हीकल है जिसके कारण फाइबर हर विलेज में पहुंचेगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला था कि अगले 1000 दिन में हर एक विलेज में फाइबर पहुंच जाएगा। और फाइबर पहुंचने का मतलब ये है कि बहुत सारी बैंडविड्थ पहुंच जाएगी जिससे कि हर घर में बैंडविड्थ मिलेगी। वो बेशक फिक्स लाइन से हो, बेशक सेलुलर से हो, किसी प्रकार भी हो पहुंचेगी और उससे उनकी बहुत उन्नति होगी। जो चीज शायद हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं कर पाए वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से होगी। अब इसको पहुंचाने के लिए अगर आप देखें तो इसमें क्योंकि ये नया प्रयास है और बहुत मैसिव प्रयास है, इसलिए मैं कई नीतियों में हमने गवर्नमेंट के साथ चर्चा कर रहे हैं जी। और कई नीतियों में बदलाव की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी बैंडविड्थ पहुंचनी है तो नेटवर्क बढ़ाने पड़ेंगे और नेटवर्क का जो बैकहॉल है वो फाइबराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार हम चल रहे हैं उसमें उतनी बैकहॉल एग्रीगेटेड बैंडविड्थ हम नहीं ले जा सकते जितनी की आने वाले समय में जरूरत होगी। उसके लिए फाइबर डालना जरूरी है। और मेरे को ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डीओटी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने ROW के ऊपर गाइडलाइंस इशू की हैं जिसमें इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो बनाया है और बहुत समझ के उसमें कई ऐसे मुद्दे रखे हैं जिससे कि इंडस्ट्री पे ज्यादा बर्डन ना पड़े और जो उचित है वही रेट्स रखे। लेकिन दुर्भाग्य से कई स्टेट्स और कई लोकल बॉडीज इसका पालन नहीं कर रही और हम और डीओटी दोनों मिलकर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ये पालन हो। और इसके ऊपर जो मिशन डायरेक्टर है वो उनका हर रोज इसके ऊपर विचार होता है। हर रोज कोई ना कोई स्टेट के साथ डिस्कशन होता है और कुछ कई जगह हमें काफी सफलता मिली, कई जगह बिल्कुल नहीं मिली। अब मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने बोला है कि ROW चार्जेस 10,000 रुपए प्रति किलोमीटर होना चाहिए जी। कई शहरों में वो 1.5 करोड़ तक है। अब इसमें आप ये बताइए कि अगर इस प्रकार से होगा और इतना एडहॉक होगा तो इंडस्ट्री बजट प्लानिंग किस प्रकार कर पाएगी और उसमें ROI कहाँ से मिलेगा उसको? तो फिर फाइबराइजेशन नहीं होगा तो नेटवर्क रोल आउट नहीं होंगे, उचित नेटवर्क रोल आउट नहीं होंगे तो फिर जो सिटीजन है उसको उचित सर्विस नहीं मिलेगी, अफोर्डेबल सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज का मुद्दा ये है कि कई जगह फाइबर नहीं जा सकता क्योंकि बहुत दूर दराज के एरिया है। तो वहां पे जिसको हम फाइबर इन द एयर बोलते हैं, E&V बैंड्स, उसके ऊपर हम करीबन उतनी ही बैंडविड्थ छोटे डिस्टेंस के लिए ले जा सकते हैं और बहुत जल्दी रोल आउट करने से वहाँ जो एरिया में फाइबर नहीं जा सकता हम इन बैंड्स पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी के कारण और 5G
को मद्देनजर रखते हुए हमने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये एक नेशनल खजाना है और खजाना को उचित तरह से उपयोग हो, इसलिए इसको ऑप्शन किया जाए। ये ना हो कि किसी ऐसे लोगों के पास पहुंच जाए जो कि इसको होर्डिंग करे, जो इसको अपने फाइलों में बंद करके रख ले और इस्तेमाल ही ना करे। इसको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके हमारे सिटीजन्स को इसका फायदा आना चाहिए और वो एक तरीका यही है कि इसका ऑप्शन हो जिससे कि लोगों को ये जरूर दिमाग में आए कि अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो मेरा पैसा फंसा हुआ है। तो ये एक सुझाव हमने को दिया है और एक बहुत अहम सुझाव हमने गवर्नमेंट को दिया है और ये जरा ध्यान से सुनिए कि कोविड ने हमको ये सिखला दिया है कि टेलीकॉम एक फाउंडेशनल सर्विस है। ठीक है, ये अभी वर्टिकल नहीं रहा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसकी जरूरत लगभग उतनी ही है जितनी बिजली और पानी की। बिना टेलीकॉम के कोई भी इंसान अभी आज के रोज नहीं ठीक तरह से जी सकता जी। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसको एक फाउंडेशनल सेक्टर देखना चाहिए। और फाउंडेशनल सेक्टर का क्या मतलब, उस फाउंडेशन के ऊपर बाकी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। कोई भी आप इंडस्ट्री ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, उसको कनेक्टिविटी मिलने से उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो आउटपुट है वो इतना बढ़ जाएगा कि वहां से बहुत प्रॉफिट आएगा। तो गवर्नमेंट अब तक टेलीकॉम सेक्टर को देखती थी एज ए वर्टिकल। अब अगर उसको एक वर्टिकल मानेंगे तो रेवेन्यू, ये लाजमी है कि गवर्नमेंट उनसे रेवेन्यू लेगी जी बिल्कुल। लेकिन अगर उसको हॉरिजॉन्टल मानेंगे तो फिर पूरा रेवेन्यू जो उससे आएगा, प्राइमरी रेवेन्यू जो टेलीकॉम का है और सेकेंडरी रेवेन्यू जो इंडस्ट्री उसके कारण आगे फली फूली है उनसे जो आएगा वो इकट्ठे नजरिए में लेना चाहिए। और टेलीकॉम को बढ़ाने के लिए ये जो प्राइमरी रेवेन्यू टेलीकॉम से लेते थे उसको फिर से देखना चाहिए और उसको कम करना चाहिए। जी अभी टेलीकॉम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोल आउट कर पाए जिस स्केल पे हम चाहते हैं। तो गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है। जी निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से हैं जनरल कोचर। और क्योंकि समय हमारे पास कम है तो मैं सुबिमल जी के पास जाने से पहले एक बार पाठक जी के विचार इस पे जरूर जानना चाहूंगा। पाठक जी, क्या आप सहमत होंगे, क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण सुझाव हैं और खासतौर पे जनरल कोचर का ये कहना कि अब बिजली पानी की तरह ही टेलीकॉम भी एक फाउंडेशनल सेक्टर के तौर पर देखा जाना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं में इसका शामिल होना अब लाजमी है। हाँ, इस विचार से हम सहमत हैं कि ये मूलभूत सुविधा के रूप में है और इसके लिए हम लोगों को कार्य करना होगा और हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ तक नीतिगत फैसले हैं, आपने भी ध्यान दिया होगा कि ये वर्क फ्रॉम होम के लिए हम लोगों ने कम्प्लीटली इसको डीरेगुलेट कर दिया। उसमें ढेर सारे कंप्लायंस थे। तो आज के समय में देखा जाए तो जो कि हम लोग पीसमिल में बढ़ा रहे थे, अब डीरेगुलेशन कर दिया गया है। तो अदर सर्विस प्रोवाइडर जो कॉल सेंटर आदि करते हैं, कोई भी कर सकता है देश विदेश का, और उसके लिए कोई परमिशन की सरकार की जरूरत नहीं। काफी कंप्लायंस हम लोगों ने बर्डन कर दिया। तो हम सब इनके साथ मिलकर के, इंडस्ट्री के साथ मिलकर के यहाँ कंसल्टेशन प्रोसेस है और उसके थ्रू हम लोग नीतिगत फैसले जो है समय समय पर लेते रहते हैं। और जैसा आपने कहा हुआ कि राइट ऑफ वे के लिए भी हम लोग राज्य सरकारों के साथ मिल करके और एक को उनके साथ मिल करके और मिल बैठ करके उनसे कह रहे हैं कि देखिए ये चीजें जरूरी हैं, कि केवल हमारे लिए नहीं आपके लिए भी जरूरी है कि हम शहर और गाँव कैसे सबको कनेक्ट कर सकें। जी सुबिमल जी, चर्चा का आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा और थोड़ा सा भविष्य की तरफ देखना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि जिस तरह से दोनों सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री की बात हम सुन रहे हैं यहाँ पर, तो जो डिजिटल समावेश की बात की जा रही है, आपको लगता है कि वो कितना आसान होगी राह उस तरफ बढ़ने की, या थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चुनौतियां थोड़ी सी और बढ़ती जाएंगी? बिल्कुल, चुनौतियां तो है। जैसे एक सिक्योरिटी की बात हमेशा आते रहते हैं और दिन भर ये सिक्योरिटी की जितने कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे है एक 5G टेक्नोलॉजी की रोल आउट। तो 5G टेक्नोलॉजी की रोल आउट के समय कितने हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, कितनी हम इंडिजिनस कंपनीज को जोड़ सकते हैं, ये प्रयास रहना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी आज जिक्र किया कि 5G की तरफ हमें ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन एक बात है कि आज के डेट में ये जो जैसे एक डिजिटल कनेक्टिविटी, एक यूबिक्विटस नेटवर्क का या हर कनेक्टिविटी एवरीवेयर, या डेटा की जो महत्व है, डेटा की जो इकोनॉमी है, ये सारे समझदारी सिर्फ
इंडस्ट्री में नहीं रहेगा, ये कॉमन मैन के बीच में भी धीरे धीरे जाते आ रहा है। सो मुझे लगता है कि सब में जितने आपकी यूसेज होते हैं उतने साथ उपभोक्ता का भी एक मैच्योरिटी होते हैं, जी वो भी समझदार और आगे से बहुत है। तो जैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, अब बहुत सारे साइबर क्राइम्स से प्रिकॉशंस लेने के लिए जितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं या जितने लोग समझदारी है वो काफ़ी आगे है। और चैलेंजेस है, चैलेंजेस फेस करना होगा। काफ़ी जैसे जनरल कोचर साहब ने भी अभी जिक्र किया था जी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी होगा, आज के डेट में ऑपरेटर्स के पास पैसा नहीं है। तो ये सारे मुझे ख्याल से एक सूझबूझ और तालमेल से चलेगा। और प्रधानमंत्री जी या सरकार ये कॉन्शियस है इस मामले में कि कैसे इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, कैसा इसको और ऊपर लिया जाए। अगर आप देखें कोई इस देश में डेटा कनेक्टिविटी या प्राइसिंग जो है ये दुनिया में सबसे कम है। जी बिल्कुल। तो इससे जितना फायदा हुआ है और इसको फायदा और आगे पहुंचाने के लिए आज के डेट में आप जहां तक जा रहे आपकी जो 63 या 64 करोड़ सब्सक्राइबर्स है इस देश जी। में, आगे आगे और आधा रह गया पॉपुलेशन और अवधि को इसमें जोड़ने का। तो आपको क्वालिटी सर्विस जी। प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वालिटी होना पड़ेगा। बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुबिमल जी। समय हमारा ख़त्म हो रहा है तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। सुबिमल भट्टाचार्य जी, जनरल कोचर और आर के पाठक साहब, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तो जिस तरह से हमारे मेहमानों ने कहा, ये थी डिजिटल टेक्नोलॉजी के भविष्य की बात। इस वक्त जो चर्चा ना केवल पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में भी चल रही है कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी को, आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। और हमारे मेहमानों ने जिस तरह से इशारा किया और साफ तौर पर कहा कि बिजली और पानी की तरह अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो भी एक मूलभूत सुविधा के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए। और ज़रूरत होगी कि ये सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री हो, सबको तालमेल बिठाकर डिजिटल समावेश जिसकी हम बात करते हैं उस तक पहुंचने के लिए, सब तक इसका फायदा पहुंचाने के लिए काम करना पड़ेगा। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।